ये आज तक रेडियो है। आज के अखबार। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार में। मैं हूं आपके साथ चेतना काला। गुरुवार 11 जुलाई की सुबह है और स्टूडियो में अपने कॉफ़ी अपने अखबारों के साथ मैं आ गई हूं। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मेरे सामने सबसे पहले अखबार है दी इंडियन एक्सप्रेस और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ सार्थक चर्चा की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में स्थिति समेत विश्व में जारी विवादों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया। मोदी ने दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर भी सहमत है कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उधर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि रूस के साथ संबंधों को लेकर चिंताओं के बावजूद भारत वाशिंगटन का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वीं भारत रूस शिखर वार्ता के लिए मॉस्को के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर थी। और द हिंदू अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सीआरपीसी का ये धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। पीठ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि भरण पोषण के लिए भत्ता देना कोई दान नहीं बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अगली खबर का रुख करते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही मैं ये खबर भी देख रही हूँ। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस घोटाले में अर्जित 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा के चुनाव अभियान पर खर्च किए हैं और इस कार्य में केजरीवाल भी शामिल थे। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में ट्यूसडे को दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह दावा किया है। इस पर संज्ञान लेकर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई को तलब किया। ईडी के मुताबिक दिल्ली की आबकारी नीति, जो अब खत्म हो चुकी है, तैयार करने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका रही है। इस नीति के तहत शराब व्यवसायियों से उन्हें लाभ पहुंचाने के बदले में रिश्वत ली गई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति का मसौदा एक दक्षिण समूह साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर तैयार किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि साउथ ग्रुप ने आबकारी नीति से अनुचित लाभ पाने के लिए आप नेताओं को बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो अब देखना होगा इस केस में फर्दर क्या अनफोल्ड होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई अब सोमवार को करेगा। राज्यपाल ने बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था। इससे एक दिन पहले बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन में जाने में डर लगने की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में मंडे को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में बोस के वकील को ये भी निर्देश दिया है कि वो डिफेंडेंट को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध कराएं। इसके अलावा नीट यूजी से जुड़ी एक अहम खबर जो मुझे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स सभी अखबारों में ये खबर मुझे दिखाई दी। खबर ये है कि केंद्र ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है, ये कहते हुए कि नीट यूजी की परीक्षा में किसी भी तरह की मास मैल प्रैक्टिस नहीं हुई थी। इस एफिडेविट में सरकार ने आईआईटी मद्रास की उस रिपोर्ट को अटैच किया है जिसके डेटा एनालिटिक्स के आधार पर
ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस का कोई संकेत नहीं मिलता है। अगली खबर दैनिक भास्कर अखबार में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स 1 हफ्ते में हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच लाइफलाइन है। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। किसानों को दिल्ली जाने की छूट देनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अलग अलग मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। अदालत का ये निर्देश किसानों से जुड़े मुद्दों और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर आया है। इस खबर में एक मिनी कॉलम में दिया गया है कि इस आंदोलन में शुभकरण सिंह समेत 24 लोगों की जान गई और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। शंभू बॉर्डर 152 दिन से बंद है। इसके कारण करीब 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अगर आप उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर प्लान बनाएं। इन दिनों पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं एकदम बढ़ी है। राज्य में 23 जून से मानसून सक्रिय है। तब से अब तक पहाड़ों पर 1521 बार भूस्खलन हो चुका है। इससे रास्ते बंद हुए। 217 अब भी बंद है। बीते 6 दिन से बारिश से हालात और बिगड़े हैं। राज्य भूस्खलन न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र ने ऐसे 132 स्थानों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा पहाड़ दरक रहे हैं। इनमें ज्यादातर 4 धाम रूट पर हैं। इसके अलावा 35 नए भूस्खलन जोन भी मिले हैं जिन पर हर समय खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड में भूस्खलन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे कमजोर पहाड़ उत्तराखंड में ही है। यहाँ के पहाड़ों का अधिकांश हिस्सा सेडिमेंट्री रॉक है और इन्हें बने ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। इस पर बारिश पड़ते ही अंदर तक दरारें आ जाती है और जैसे ही धूप खिलती है तो दरारें सूख जाती है और पहाड़ टुकड़ों में बंटने लगता है, जिसका नतीजा भूस्खलन है। 7 साल में 14,000 बार भूस्खलन के आंकड़े हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड में 39,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लैंडस्लाइड वाला है। यहाँ 7 साल में 14,720 बार पहाड़ दरके। इनमें चमोली, रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील है। दोनों जिलों में ऑल वेदर रोड या बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है। और ये एनालिसिस था दैनिक भास्कर अखबार में। इसी के साथ आज के अखबार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहानियों का बहाना बनाया करता हूँ, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूँ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। हेलो एंड वेलकम बैक। खबरों के इस पार शुरू करते हैं जनसत्ता अखबार से और खबर देख रही हूं मैं। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच कल 7 राज्यों में 13 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के मध्यम से तेज गति के साथ मतदान हुआ। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 4 लोग घायल हो गए। मतदान केंद्र पर गोलीबारी भी हुई। हालांकि पुलिस ने इन खबरों का खंडन किया है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा 75.22% मतदान हुआ, जबकि हमीरपुर में 65.78% और देहरा में 63.89% मतदाताओं ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार हो रही चुनावी प्रक्रिया में कई दिग्गज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत पहली बार चुनाव लड़ रहे कुछ उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट भारत में मरीजों को दिए जाने वाले हर 2 मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस में से करीब एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस से अलग होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और कुछ और संस्थानों के रिसर्चर्स की टीम के अध्ययन में ये बात सामने आई है। टीम ने
स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अनुपालन की जांच के लिए अगस्त 2019 और अगस्त 2020 के बीच डॉक्टर्स की तरफ से लिखे गए प्रेस्क्रिप्शंस का विश्लेषण किया और उन्हीं प्रेस्क्रिप्शंस के विश्लेषण में ये बात सामने आई कि वो गाइडलाइंस पर स्टिक टू नहीं कर रहे हैं। चलिए पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाते हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से कायम सीमा विवाद के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। डोभाल को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मुद्दे के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति पर बधाई संदेश में वांग ने कहा कि चीन और भारत एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे है और वैश्विक महत्व बढ़ाने वाला है। इसके अलावा इजरायली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को गजा शहर को खाली कर दक्षिण की तरफ जाने का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और मध्य में नए सिरे से हमले शुरू किए हैं, जिनमें पिछले 48 घंटों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। इसी के साथ आज के अखबार में मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सुनते रहिए आज तक रेडियो।